नमस्कार बच्चों, मैं विशाल यादव फ्रॉम एमर सैनिक एकेडमी एटा से। आपको जो पिछली क्लास में पढ़ाया कि इतिहास कैसे पहचाने, क्या इतिहास होता है, इतिहास के बारे में बताया था कि किन किन सोर्सों से इतिहास का पता लगता है कि ये इतिहास है और इस तरीके से हम पता लगाया जा सके। तो आज हमारी दूसरी क्लास है और इसमें हम समझेंगे, स्टार्ट करते हैं कि इतिहास को कैसे डिवाइड किया गया है और कैसे हम पढ़ते हैं इतिहास को। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। हम इतिहास दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पढ़ते हैं हम विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। दूसरा अगर हम पढ़ें, डिवाइड करते हैं हम दूसरे पार्ट में, इसे कहते हैं भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास। अगर हम वनडे एग्जाम की बात करें तो विश्व इतिहास का इतना मतलब नहीं रहता है, इसमें रहता है ओनली फैक्ट टू फैक्ट। जैसे 1789 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति या रूस की क्रांति 1917 की, तो ये क्रांतियों के बारे में पूछता है। बाकी वर्ल्ड वॉर के बारे में पूछता है। और अगर हम वनडे एग्जाम में बात करें तो मेनली पूछा जाएगा भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास को हम पूरी तरह से कवर करके चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास को। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो ये इतिहास ऐसा तो है नहीं कि मान लो एक बार में पढ़े हम और पूरा का पूरा एकदम ख़त्म कर दें, ऐसे तो कर नहीं सकता। या फिर ऐसे में कहूँ कि कोई भी दूरी ले लो, मान के चलो अगर हम 10 किलोमीटर की दूरी है तो कुछ कुछ स्टेप में अगर हम उनको डिवाइड कर दें तो उसको तय करने में इतनी आसानी होगी, उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन अगर मैं कह दूं कि एकदम 10 किलोमीटर की दूरी तय करो तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम भारतीय इतिहास को पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो पार्ट होते हैं 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, इसे हम कहते हैं प्राचीन भारत, इसे हम कहते हैं प्राचीन भारत, प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया। ठीक, उसके बाद हम अगर दूसरे पार्ट की बात करें, इसको करते हैं मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। अगर हम तीसरे की बात करें तो ये तीसरा होता है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। इन 3 पार्टों में हम डिवाइड कर देते हैं भारतीय इतिहास को। प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत मेडिवल इंडिया, तीसरा जो है आधुनिक भारत, इसे हम कहते हैं मॉडर्न इंडिया। इन 3 पार्टों को हम भारतीय इतिहास को डिवाइड कर देंगे। और अब हम इन पार्टों में डिवाइड करके हमको पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। इसीलिए हम इनको डिवाइड कर देते हैं। टाइम पीरियड की बात करूं, इसका अननोन पीरियड से लेके लगभग 1750 के बाद की घटना 712 से अननोन पीरियड से लेके 712 एडी तक की घटनाएं हम बात करें तो इसमें हम प्राचीन भारत में पढ़ डालेंगे। उसके बाद अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसको हम पढ़ेंगे 712 एडी से लेके ईस्वी से लेके 1707 तक की घटनाओं को इसमें पढ़ डालेंगे। वैसे तो इसकी अगर बात करें तो ये आता है ओनली 1526 तक की घटनाओं को, 1526 तक की घटनाओं को। लेकिन अगर हम बात करें इसमें मुगल साम्राज्य के 1707 औरंगजेब तक की घटनाओं को हम एक पीक पॉइंट तक ले जाएगा जब मुगल साम्राज्य, वहाँ तक की हम पढ़ेंगे 1707 तक। उसके बाद अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो 1707 से लेके 1857, फिर एक और पार्ट में डिवाइड करते हैं 1857 से लेके 1950 तक, 1950 तक, जहाँ तक कि हमारा भारतीय संविधान बनकर एकदम लागू हो गया, वहाँ तक की घटनाओं को हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। इस प्रकार भारतीय इतिहास को डिवाइड कर दिया गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के सेशन में मध्यकालीन भारत
मेडिवल इंडिया। ओके, मैं अगर मध्यकालीन भारत की बात करूं तो इसमें देखो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस होगा मध्यकालीन भारत का, मध्यकालीन भारत का, मध्यकालीन भारत का जो सिलेबस रहेगा उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म यानी कि मुस्लिम धर्म, मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और मुस्लिम धर्म हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इस्लाम धर्म इसीलिए पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे मध्यकालीन भारत में जितने भी शासक आएंगे या रूलर आएंगे, राजा महाराजा, वो सारे के सारे मुसलमान होंगे, एक मोमडन होंगे। इसीलिए सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इस्लाम धर्म को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है 712 ईस्वी, 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को हम पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण करने वाला व्यक्ति था। यहाँ पर वो मुसलमान जिसका भारत पर, हिंदुस्तान पर सफल आक्रमण रहा। इसे ये भी कह सकते हैं कि यह एक पहला मुसलमान था जिसने भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि आक्रमण तो पहले भी हो चुके थे लेकिन सारे के सारे वो विफल रहे, लेकिन सफल आक्रमण रहा तो वो रहा था मोहम्मद बिन कासिम का। इसीलिए हम मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ेंगे। उसके बाद अरबों के आक्रमण के बाद हम पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण। और तुर्क आक्रमण में हम सबसे ही पहले पढ़ेंगे 1000 ईस्वी महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। वह महमूद गजनवी जिसने हिंदुस्तान में आकर जितने भी मंदिर थे सारे मंदिरों को टारगेट किया और सारे मंदिरों को नष्ट किया, जिसमें से एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है गुजरात का मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जो 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। तब महाराजा वहाँ पर थे भीम प्रथम। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने देखा कि ये तो मुसलमान था एक, और मुसलमान में क्या होता है कि मूर्ति पूजा वर्जित है, वो मूर्ति को नहीं मानते हैं, वो मूर्ति पूजा वर्जित है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले टारगेट बनाया कि हम मंदिरों में जाएंगे, अपने धर्म का विस्तार करेंगे और जो भी मूर्ति हैं उनको नष्ट करेंगे, क्योंकि भाई दूसरे का भी तो करना है कुछ, उसको नष्ट करेंगे और जितनी भी संपत्ति होगी मंदिरों में उसको हम लूटेंगे। ये महमूद गजनवी ने कार्य किया। सोमनाथ मंदिर गुजरात पर 1025 आक्रमण कर डाला, उसको नष्ट किया। कई मंदिरों को अमरकोट राजस्थान में किया, कई मंदिरों को हिमाचल प्रदेश में किया। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पढ़ते हैं। 1175 ईस्वी में वह मोहम्मद गौरी एक हिंदुस्तान का शेर, जिसने हिंदुस्तान के शेर ने मोहम्मद गौरी से टक्कर ली, जिसे हम कहते हैं पृथ्वीराज चौहान, चौहानों का चौहान पृथ्वीराज चौहान, जिसने मोहम्मद गौरी से तराइन के प्रथम और द्वितीय आक्रमण में पराजित किया, है ना। तो मोहम्मद गौरी को पहले तो हार जाता है पृथ्वीराज चौहान, लेकिन द्वितीय आक्रमण में वो स्वतः हार जाता है। ठीक है, प्रथम में। उसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद अगला हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसी के गुलाम होते हैं उसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1206 से लेके 1526 तक का टाइम पीरियड, 1526 का टाइम पीरियड। जब दिल्ली सल्तनत 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम होगा जिसका नाम को क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम वंश की स्थापना करके एक दिल्ली सल्तनत में अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। कई राजा महाराजा आएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे फिर 5 वंशों को। पहले वंश क्या होगा,
मैं अगर बात करूं, पहले अगर मैं वंश की बात करूं तो सबसे ही पहले इसका वंश जो होगा गुलाम वंश होगा। गुलाम वंश को हम पढ़ेंगे, उसके बाद गुलाम वंश को हम डिस्कस करेंगे। इनमें हम 5 वंशों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, खिलजी वंश, और जो तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश को हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो चौथा है उसको हम पढ़ेंगे सैयद वंश। उसके बाद जो अगर हम चौथे वंश की बात करें तो चौथा वंश यहीं पर आ जाएगा लोधी वंश। लोधी वंश के बारे में इन हम 5 वंशों को डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत में। ऐसे हमारे मध्यकालीन भारत होता है। उसके बाद जब लोधी वंश में आएगा, इसका जो टाइम पीरियड पूरे का मैंने अभी जो बता के निकला था 1206 से लेके 1526 तक का टाइम पीरियड। 1206 से स्टार्ट होगा गुलाम वंश और 1526 आते आते यह लोधी वंश पर आ जाएगा। और लोधी वंश का जो अंतिम शासक इब्राहिम लोधी शासन कर रहा होता है दिल्ली पर। तभी एक मुगल सम्राट आता है जिसका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद। जलालुद्दीन मोहम्मद जब आता है उसने 1526 में आके पानीपत के युद्ध में 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर वो अपनी हिंदुस्तान में एक नई नींव डालता है जिसका नाम होता है मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य की नई नींव डालता है। फिर हम पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1526 से लेके मुगल साम्राज्य को देखो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, अगर हम मुगल साम्राज्य के पीक पॉइंट की बात करें तो 1526 से लेके ये 1707 तक पढ़ा जाता है। 1707 तक औरंगजेब के टाइम तक की कहानी मुगल साम्राज्य। उसके बाद मुगल साम्राज्य रहेगा तो, लेकिन अब यह पतन की ओर जाएगा मुगल साम्राज्य। इनकी कूटनीतियाँ, इनके चरित्रहीन के कारण या किसी भी प्रकार या सेना के कमज़ोर होने के कारण यह